दहेज केस रद्द हो जाएगा अगर पत्नी के पास 4 सबूत नहीं है तो। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है, ये जजमेंट अभी का है 24 अप्रैल 2026 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बताया है कि पत्नी के पास में ये सबूत होने चाहिए तभी मुकदमा चलेगा, नहीं तो मामला रद्द हो सकता है। तो वो 4 सबूत कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। तो पहला सबूत है, अगर किसी पत्नी ने पति के किसी रिश्तेदारों का नाम लिखवा रखा है, जैसे माँ बाप, जेठ, ननंद, देवर हो गया, जीजा हो गया, या फिर अन्य रिश्तेदारों का नाम लिखवा रखा है कि ये लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं। पहली चीज तो उनका घर में एक साथ रहना जरूरी है। अगर वो लोग दूर रहते हैं, जैसे बहन की शादी 300 किलोमीटर दूर हुई है, देवर जो है वो कहीं बाहर अपनी पढ़ाई कर रहा है, जेठ जो है उसका मकान अलग है, अलग रह रहा है अपनी पत्नी के साथ, और सास ससुर अलग रह रहे हैं, तो ऐसे में वो मुकदमा रिश्तेदारों के ऊपर नहीं चलेगा। और अगर फिर भी उस पत्नी का ये मानना है कि ये लोग की वजह से मेरा पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, मतलब पत्नी का कहना है कि ये लोग मेरे पति को उकसा रहे हैं, तो पत्नी के पास सबूत होना चाहिए कि कब उकसाया, कितना पैसा के लिए उकसाया, कितना दहेज के लिए उकसाया। दूसरा सबूत, अगर पत्नी को लग रहा है कि मेरे पति का किसी और महिला के साथ में संबंध है, तो वो एक क्रूरता बन जाती है। अगर सच में पति का चक्कर किसी दूसरी महिला के साथ में है, संबंध है, वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में है, या उसने दूसरी शादी कर ली है पति, तो वो एक शक जो है वो क्रूरता बन जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ शक है पत्नी को, और अगर शक के आधार पर उसके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, उसका अफेयर दूसरे के साथ चल रहा है, और अगर सबूत नहीं है उसके पास में और सिर्फ शक बस है, तो शक के आधार पर क्रूरता का मुकदमा नहीं चलेगा। यहां पास सुप्रीम कोर्ट ने यह बताई है। तीसरा सबूत सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है, इसके अलावा यह बता दिया है कि अगर पत्नी ने मारपीट के लिए केस लगाया है कि मेरे पति और उसके परिवार वाले सभी लोग मिलकर मेरे साथ मारपीट की है, तो मारपीट के सबूत के लिए पत्नी के पास मेडिकल होना चाहिए, और अगर मेडिकल नहीं है तो दहेज केस जो है वो नहीं माना जाएगा। यानी कि पत्नी के पास में सबूत होना चाहिए। इसके अलावा अगर पत्नी को लग रहा है कि मेरे साथ क्रूरता की गई है, मेरे से दहेज मांगा गया है मेरे पति ने या उसके परिवार के लोगों ने, तो दहेज के लिए क्या है, मेरे को टॉर्चर किया गया है, तो उस टॉर्चर का उसके पास सबूत होना चाहिए। और अगर सबूत नहीं है तो दहेज केस नहीं चलेगा। और यही 4 बातें इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को पूरा जजमेंट दिखा देता हूं, ठीक है ना, कि अगर वाइफ के पास इन केस सबूत नहीं है तो इस मामले को क्या किया जाएगा, वो एफआईआर से संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट क्यों लिया है मैं आपको शुरू से बताता हूं। संक्षेप में तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 का विवाह श्याम शिवा रमन नायर के साथ दिनांक 19 दिसंबर 2007 को हुआ था। ये दोनों की दोस्तों शादी होने के बाद इनका झगड़ा हो गया, गृह क्लेश चल रहा था, और गृह क्लेश होने के बाद मुकदमा हो गया दहेज का। मतलब ये लोगों का पहला शादी चल रहा था, बढ़िया चला, फिर गृह क्लेश हो गया। वर्तमान अपील केरल उच्च न्यायालय द्वारा एर्नाकुलम द्वारा आपराधिक विधिक याचिका संख्या 5828/2023 में दिनांक 25/11/2024 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देती है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने एफआईआर संख्या 1318/2016 से उत्पन्न कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार कर दिया था। यह एफआईआर म्यूजियम पुलिस स्टेशन तिरुवनंतपुरम केरल में भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे आगे आईपीसी कहा गया है, की धारा 494 एवं 498 ए सह पठित धारा 34 के अंतर्गत दर्ज की गई। यह शिकायत वर्तमान वाद की प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने पति, ससुर अभियुक्त अपीलकर्ता संख्या 1, सास अभियुक्त अपीलकर्ता संख्या 2 तथा ननद अभियुक्त अपीलकर्ता संख्या 3 के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। 494 का मतलब होता है पति ने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली, ठीक है ना, और 498 ए का मुकदमा बनता है, ये दहेज की क्रूरता के लिए बनता है। और जो धारा 34 का मुकदमा बनता है, मतलब कि एक से ज्यादा लोग सम्मिलित हैं, तो हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द नहीं की, तो पार्टी कहां आ गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गई, ठीक है ना, जब हाई कोर्ट ने यहां पे इनकी एफआईआर रद्द नहीं की।
दिनांक 24 अगस्त 2016 को प्रतिवादी संख्या 2 ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि विवाह के प्रारंभ से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उसने बताया कि विवाह के बाद उसका पति उसे अबू धाबी ले गया, विदेश ले गया यानी कि, जबकि अभियुक्त अपीलकर्ता केरल के कवडियार में रहते थे। पति के साथ रहने के दौरान उसे अक्सर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा मानसिक रूप से भी परेशान किया जाता था। यह आरोप लगाया गया कि उसका पति नशीले पदार्थों का सेवन करता था और 30 लाख रुपए तथा 47 सोरवेन सोने की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था। ऐसा कौन बोल रहा है? यहाँ पे दोस्तों पूरी तरीके से पत्नी बोल रही है कि उसका पति एक तो उसको अबू धाबी ले गया और उसका कहना है कि 30 लाख रुपए और साथ में 47 सोने की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसने आगे कहा कि गर्भवती होने के बाद वह अक्टूबर 2008 में अपने मायके में रहने आ गई। वहाँ रहने के दौरान उसका पति उसे बार बार फोन कर दहेज को लेकर परेशान करता था। सितंबर 2009 में उसका पति नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर उसे अपने साथ वापस ले गया, लेकिन वहाँ भी उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ऐसा कौन बोल रहा है? ये पत्नी बोल रही है, जिसने आरोप लगाया है इनके ऊपर। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अपन आगे देखते हैं। यह आरोप लगाया गया कि जून 2010 में उसे वापस भारत लाया गया। जब उसने सोने के सोवरेन बेचने की चर्चाओं पर आपत्ति जताई तो उसे अपने बच्चे सहित छोड़ देने की धमकी दी गई। 153 सोवरेन सोना बेच दिया गया और प्राप्त राशि से उसके पति के नाम पर वोल्क्सवैगन कार खरीदी गई। शेष राशि उसकी ननद को फ्लैट खरीदने के लिए दे दी गई। ऐसा कौन बोल रहा है? ये पत्नी बोल रही है, यानी कि उसका कहना है एक गाड़ी भी खरीदी गई, ठीक है ना, मेरे सोने बेचने के बाद, और एक ननद के नाम पे फ्लैट भी खरीदा गया मेरे ही सोना बेचने के बाद। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, भाभी का नाम भी इन्वॉल्व कराया गया इस केस के अंदर, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। वह अक्टूबर 2010 में अपने पति के साथ पुनः विदेश गई, जहां उसके पति द्वारा दहेज को लेकर अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती थी। यह आरोप लगाया गया कि इसके परिणाम स्वरूप उसके बड़े भाई ने उसके पति के माता पिता को 26 मई 2011 को 5 लाख रुपए, 31 अगस्त 2011 को 15 लाख तथा 22 जून 2011 को 9 लाख रुपए दिए। इसके बाद उसे मायके में छोड़ दिया गया, जबकि पति का विदेश चला गया। ऐसा कौन कह रहा है? जिसने आरोप लगाया है पत्नी बोल रही है। पत्नी का कहना है कि इस तारीख को 5 लाख भेजा गया, 26 तारीख को, फिर 31 तारीख को 15 लाख रुपए भेजा गया, फिर 22 जून को भेजा गया 9 लाख रुपए। तो ये आरोप कौन लगा रही है? ये पूरी तरीके से आरोप लगा रही है पत्नी लगा रही है। उसके बाद देखिए फरवरी 2015 में उसका पति उसे पुनः केरल के मेवलिक कराबे अपने साथ रहने के लिए ले गया। वहां रहने के दौरान उसके पति के नाम एक अधिवक्ता का नोटिस प्राप्त हुआ, जो सिमरन जी नामक महिला द्वारा भेजा गया था, जिसने स्वयं को उसकी पत्नी बताया था। उन दोनों के साथ खड़े हुए तस्वीर भी प्राप्त हुई। तब उसने इस बारे में पूछताछ की तो उसे बताया गया कि किसी ने उसे धोखा देने के उद्देश्य से ये सारी चीजें भेजी हैं। बाद में उसके भाई को पता चला कि उसके पति ने यह तथ्य छिपाकर कि वह पहले से विवाहित है, 21 मई 2013 को आंध्र प्रदेश में सिमरन नामक महिला से विवाह कर लिया था। ऐसा कौन बोल रहा है दोस्तों? यहाँ पे पत्नी बोले। तो सिमरन नाम की जो लेडीज है, जिसका नोटिस आया था पति के घर पे, और वो जो नोटिस है दोस्तों वो पत्नी ने पढ़ ली है, ठीक है ना, पढ़ ली रही। तो इनकी शादी हुई थी दोस्तों 2007 में इन लोगों की, ठीक है ना, और दोबारा शादी हुई थी 31 मई 2013। ये देखो 21 मई 2013 को दूसरी शादी हुई थी, उनको बाद में पता चला, किसको? पत्नी को। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पास क्या बताया, देखो हमको मेन मतलब है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है, ये हमको मेन चीज देखना है कि ये प्रूफ हो पाया है कि नहीं हो पाया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो जजमेंट है वो बहुत शानदार जजमेंट है, क्योंकि पत्नी के पास कोई प्रूफ नहीं थे और वो फर्जी तरीके से बनाई थी दोस्तों। तो उसका पति भी दोस्तों कहना था कि अगर मेरी पहली शादी हो गई थी, दूसरी शादी हुई, तो इसको आप प्रूफ करो, तो वह प्रूफ भी नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा। हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। उपरोक्त विधि की स्थिति के प्रकाश में विचारण हेतु 2 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला, क्या एफआईआर तथा आरोप पत्र में निहित आरोप प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एवं 494 सह पठित धारा 34 के अंतर्गत अभियुक्त अपीलकर्ताओं के विरुद्ध विशेष रूप से आरोपी पति से पृथक रूप में अपराध का खुलासा करते हैं? तथा दूसरा, क्या
वर्तमान मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अर्थों में विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। तो ऐसा कौन बोल रहा है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टोरी बनाई गई है, क्या उस स्टोरी से 494 या 498 का मुकदमा बनता है, या 34 का मुकदमा बनता है, या फिर 498 का मुकदमा बनता है, जो अभियुक्त पति से भिन्न है। ना तो कोई सबूत दिया पार्टी ने, ना कोई विशेष डेट बताई कि उस दिन मेरे साथ मारपीट करके कहां पे हुआ था। पहला प्रश्न ये है कि क्या ये एफआईआर बनती है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम जारी रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, तो फिर क्या ये कानून का दुरुपयोग होगा। तो चलिए अब अपन आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। वर्तमान मामले में अभियुक्त अपीलकर्ता संख्या 1 जो ससुर है तथा अभियुक्त अपीलकर्ता संख्या 2 जो सास है पर यह आरोप लगाया गया कि वे प्रताड़ना के कुछ घटनाओं के दौरान उपस्थित थे तथा उन्होंने शिकायतकर्ता के भाई द्वारा दी गई राशि प्राप्त की थी। हालांकि एफआईआर में उनके विरुद्ध किसी विशेष अवसर पर दहेज मांगने, धमकी देने अथवा शारीरिक मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब लड़की के साथ क्रूरता हो रही थी तो यानी कि जो उसके भाई ने पैसा दिया था, एप्लीकेशन जो लड़की की पिटीशन थी, ठीक है ना, तो वो ये बता दी है यहाँ पे कि इस तारीख को मेरे भाई ने पैसा डाला। ये कौन बोल रही है? ये लड़की बोल रही है अपने पिटीशन में। और उस समय सास ससुर भी मौजूद थे, पर ये बता पाए कि वो पैसे किसके तहत मांगे गए थे, यानी कि कौन वो पैसा मांगा था और किसके तहत डाले गए थे। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि वो पैसा कौन मांगा था, किसके तहत मांगा था, किस चीज के लिए मांगा था, ये हमको बताइए। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। अभियुक्त अपीलकर्ता संख्या 3 जो ननंद है के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने फ्लैट खरीदने के लिए सोने की बिक्री से प्राप्त राशि में से धन प्राप्त किया था, किंतु उसके द्वारा किसी प्रकार की क्रूरता या दबाव डालने का कोई विशिष्ट कृत्य आरोपित नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध उक्त धनराशि प्राप्त करने का अतिरिक्त कोई अन्य आरोप नहीं लगाया गया है। इन तीनों ही मामलों में आरोप केवल उनकी उपस्थिति एवं प्रोत्साहन संबंधी सामान्य कथनों तक सीमित है, न कि विशिष्ट कृत्यों तक जो व्यक्तिगत रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत क्रूरता के अपराध का गठन करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये केवल सामान्य बात तक ही सीमित है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, यानी कि इसमें कोई दहेज का केस बनता ही नहीं है, कि इसमें कोई प्रूफ ही नहीं दे पा रही है यहाँ पे पत्नी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों के संबंध में एस नितिन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर मामले में यह निर्णय दिया गया है कि उक्त आरोप सिद्ध करने के लिए शिकायतकर्ता को प्रथम दृष्टया यह साबित करना आवश्यक है कि दूसरी विवाह समारोह में अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कोई प्रत्यक्ष कृत्य या चूक की गई है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त अपीलकर्ता की ओर से ऐसे किसी प्रत्यक्ष कृत्य अथवा आशय को स्थापित करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लड़की ने कोर्ट में ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है कि जिससे कोर्ट ये मान सके कि ये सेकेंड मैरिज है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नोटिस आया था कि मैं इसकी वाइफ हूँ और पति ने कह दिया कि भाई ऐसा नोटिस कोई भी भेज सकता है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि मैंने इससे शादी किया है और ये मेरी पत्नी है। तो ये एक नोटिस आया है, ऐसा पति का कहना था। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त अपीलकर्ताओं की जानकारी सिद्ध करने के लिए एक गवाह के बयान पर भरोसा किया, किंतु मात्र ऐसी अनुमानित जानकारी बिना किसी अन्य आधार के एस नितिन एंड अदर्स वर्सेस केरला एंड अनदर मामले में निर्धारित मानक पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उस निर्णय में किसी प्रत्यक्ष कृत्य या चूक के साक्ष्य की आवश्यकता बताई गई है। यद्यपि यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त अपीलकर्ताओं को दूसरी शादी की जानकारी थी तथा केवल यह जानकारी होना कि कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है या किया जा चुका है अपने आप में आवश्यक समान आशय स्थापित नहीं करता। यह भी मान लिया जाए कि अभियुक्त अपीलकर्ताओं को दूसरी शादी की जानकारी थी, तब भी ऐसा कोई आरोप बल्कि कोई सामग्री तक उपलब्ध नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि उन्होंने उस विवाह के संपादन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, उसे सुगम बनाया या प्रोत्साहित किया। यानी कि कोई भी उसके पास सबूत नहीं थी कि उसके साथ क्रूरता की गई है, उसका सबूत नहीं है। सास ससुर ने दहेज मांगा था, उसका सबूत नहीं है। भाभी ने उसको फ्लैट लिया है टॉर्चर करके, इसका सबूत भी नहीं है। पति ने दूसरी शादी की है, इसका सबूत भी उसके पास नहीं है, पत्नी के पास। तो देखिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का सबूत ही नहीं है पत्नी के पास। आगे सुप्रीम कोर्ट कहा, उपयुक्त कारणों के दृष्टिगत दिनांक 25/11/2024 का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है तथा म्यूजियम पुलिस स्टेशन तिरुवनंतपुरम में
दर्ज FIR संख्या 1318/2016 से उत्पन्न कार्रवाई वर्तमान अभियुक्त अपीलकर्ताओं के संबंध में समाप्त क्वैश की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पे क्या कर दिया, ये विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है और FIR संबंधित सारी कार्रवाई को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उपयुक्त शर्तों एवं निष्कर्षों के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है। अपील स्वीकार का मतलब क्या होता है, जिसने अपील लगाई है उसके हक में फैसला आ गया है। अपील किसने लगाई है, उसके पति ने और उसके परिवार वालों ने। तो पत्नी के पास में किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं था, जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो उन आरोपों को प्रूफ नहीं कर पाई। कौन, पत्नी, और अपने आरोप जो लगाई थी उसको वो प्रूफ नहीं कर पाई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पूरा जजमेंट दिखा देता हूं कि आखिर जजमेंट था क्या, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान से देखिए दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 2026 का अभी का रीसेंट का जजमेंट है। विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 9195/2025 से उत्पन्न। तो यहां पे देखिए दोस्तों, शिवारामा नायर एवं अन्य अपील करता है बनाम केरल राज्य एवं अन्य प्रतिवादी हैं। तो दोस्तों ये अपील करता है, ठीक है ना, और ये प्रतिवादी है। और दोस्तों ये है आपराधिक संख्या। जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना है दोस्तों पूरा पढ़ लेना, बहुत बढ़िया जजमेंट है, बहुत बढ़िया शानदार जजमेंट है। और इस जजमेंट को सुनाया दोस्तों न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मैं एक चीज़ और दे देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो दोस्तों, जो फैमिली केस में होते हैं ना वो बहुत नाजुक केस होते हैं। जो स्टोरी भावुक होकर लिखी जाती है FIR के अंदर, चार्जशीट के अंदर, उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोरी टू स्टोरी मैच होती है। सिर्फ मैच करने के लिए अगर आपके पास प्रूफ है कि ये चीज़ें झूठी बनाई गई हैं, याद रखना, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है कि ये चीज़ें झूठी बनाई गई है, झूठी आरोप लगाए गए हैं, झूठा FIR दर्ज कराया गया है, तो आपको इस केस से दोस्तों बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों इस केस में जो आदमी था वो अपना केस जीत चुका है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो पहले या इस टाइप का घटना कभी भविष्य में हो तो आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया जजमेंट है। अगर आपके खिलाफ भी कोई दहेज का झूठा केस लगा दे और आपके घर वालों को फंसा दे तो आप इस जजमेंट का दोस्तों यूज कर सकते हैं और इस जजमेंट के माध्यम से दोस्तों आप जीत सकते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है जैसे इस केस में इस आदमी के साथ हुआ। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी।